आप रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे? नहीं, पढ़ाएंगे। कौन सी रिकॉर्डिंग बेटा? यही सर ये क्लास के लेक्चर की, ऑनलाइन क्लास की। पहली सर क्लास के लेक्चर कौन सी? सर इसी क्लास की। नहीं, रिकॉर्डिंग तो इसी क्लास की लेक्चर। सर मैथ्स क्लास की रिकॉर्डिंग आना recording बंद हो गई है, इसलिए हम पूछना चाहते हैं कि इसकी आएगी कि नहीं आएगी। हाँ सर। नहीं आएगी ना, क्यों नहीं? मैथ्स की बंद हो गई? आएगी, क्यों नहीं आएगी ना, बिल्कुल सर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। यस नहीं, सर क्यों? बंद हो गई। नहीं, आएगी, ऐसा नहीं बंद हो गई सर। वो सर आप पढ़ाओ। टेक्निकल फॉल्ट के कारण ऐसा हुआ होगा, है ना? नहीं ऐसा नहीं है। सर नहीं सर सर, बंदी कर दी सर ने। भेजूंगा आज के बाद लोगों तभी ने अपने रिकॉर्डिंग नियम नहीं सर उनके एओडी के लेक्चर बिकने लगे थे। आएगी, रिकॉर्डिंग आएगी और किसी टेक्निकल इशू के कारण। ये सर आप पढ़ाओ अभी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सर वो किसी टेक्निकल फॉल्ट। हाँ, वो टेक्निकल फॉल्ट है सर, पढ़ाओ। सर टेस्ट में कहाँ तक आएगा? कुछ हीटिंग का बता रखा है ना बेटा? हीटिंग, एक मिनट पहले हीटिंग तुम्हारे यहाँ कहाँ तक बता दी? उसमें डिस्प्रपोर्शनेशन एसिड में कहाँ तक बेटा बता दिया था, याद है? एक मिनट, आपको नाइट्रस एसिड की हीटिंग बता दी मैंने, बता दिया था ना इसको, कि अगर आप HNO2 को वार्म करोगे, HNO2 को वार्म करोगे तो अमोनिया बनेगा और नाइट्रिक एसिड बनेगा। सर चले गए। सर चले गए। बैक टू पवेलियन। ओके। तो इसमें समझ में आ गया ना वो HNO2 वाला केस? मुझे मैंने एक सल्फ्यूरस एसिड का केस डिस्कस कर लिया था, नाइट्रस एसिड का केस डिस्कस कर लिया था, और टेस्ट फॉर NO2 बता दिया था। यहां तक मैंने आपको समझा दिया था, आपको याद आ रहा ना? हेलो? यस सर। हेलो? हाँ सर। हाँ, ओके। अब इसके आगे इसमें एक्चुअली इसके आगे जो टेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उसमें एक दो और मैं बता दूं तो फिर टेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस होने, तो आप डाउट पूछोगे मेरे से। देखिए यहां पर पहले क्या होगा, या मैं पहले आज हीटिंग, कुछ क्वेश्चंस में हीटिंग के दे रखे हैं, हीटिंग बता ही देता हूं, है ना? डिस्प्रपोर्शनेशन फिर मैं आपको समझा देता हूं। देखिए अगला केस बेटा बनता है, मान लिया मैंने सोडियम सल्फाइड लिया, Na2SO3 लिया, Na2SO3 को मैं हीट करता हूं, बोलिए नहीं आपस में। सोडियम सल्फाइड को अगर हम हीट करते हैं तो याद होगा आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +4 है, बोले ना? तो +4 का मतलब लोअर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है और वो भी कॉमन है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर किसी ऑक्सी एसिड या किसी ऑक्सी एनायन में सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर कॉमन है
तो वो डिस्प्रपोर्शनेट करेगा। और उसके प्रोडक्ट मैंने कैसे बताए थे प्रेडिक्ट करने के लिए कि एक तो हाइड्राइड हाइड्राइड बनाना और एक बनाना एक एसिड एक बनाना। एसिड। तो जैसे अगर ये सल्फ्यूरस होता मतलब अगर ये H2SO3 होता तो आप क्या बनाते यहाँ पर H2S बनाते और H2SO4 बनाते। लेकिन ध्यान दीजिए H की जगह यहाँ पर क्या है, सोडियम आयन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है ये जो H है यहाँ से ये हटा देंगे और इसी जगह क्या ले आएंगे, Na+ ले आएंगे, Na2S, और यहाँ पे सोडियम सल्फेट लाएंगे। अब दूसरी बात, चलिए बैलेंस कर लेते हैं इसको, -2 and +6 में बैलेंस कर लेते हैं। तो +6 से 2 -2 गया, यानी 6 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 सोडियम सल्फाइड हो गए। आपको एक बात और याद होगा, जब मैंने पिछले क्लास में H2S और सल्फ्यूरिक एसिड बनाया था तो हमने कहा था बेटा इन दोनों के बीच फिर रिएक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर रिएक्ट कर जाएंगी, ये बन जाएगा सल्फर, ये बन जाएगा SO2 एंड प्लस वाटर, फिर ये वापस में बदल गया किसमें, सल्फ्यूरस एसिड में। याद है ना आपको, ये मैंने बताया था। यस सर। तो मेरे को ये बताइए, क्या इसी टाइप का रिडॉक्स यहां होगा या नहीं होगा ऊपर वाले में? देखिए इसमें करेक्टर है रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें करेक्टर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड में है, ऊपर नहीं है। क्यों नहीं है, जवाब दें। बेसिक मीडियम, मीडियम एसिडिक नहीं है, और इसमें करेक्टर रिड्यूसिंग एजेंट का है। तो इसलिए बेटा अब इन प्रोडक्ट में H2SO3 जैसा कोई भी इनके बीच में फर्दर कोई रिएक्शन नहीं होगी और ये बन जाएंगे, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। ये रिएक्शन बस यहीं पे रुक जाएगी, अब आगे नहीं बढ़ेगी। इसी तरीके से अगर हम एक और बात लें, मान लिया हम हाइपो ले लेते हैं, Na+O- S O- Na+, डबल बॉन्ड S -2 एंड डबल बॉन्ड O, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है। अगर स्टूडेंट मान लिया मैं इसको हीट करूं, तो आप मुझे बताइए कि अब हीट करेंगे तो ये कहां से ब्रेक होगा, कहां से टूटेगा, आप लोग बताएं। पहले मैं आपको सवाल देता हूं, Na+ और ऑक्सीजन के बीच आयनिक इंटरेक्शन टूटेगा, या SOS और O बॉन्ड टूटेगा, या SS बॉन्ड? SS बॉन्ड। SS जो वीकर होगा, जो वीकर हो, SS बॉन्ड टूटेगा। SS बेटा इसलिए टूटेगा, आपको बता दें, देखिए यहाँ 2 पाई बॉन्ड है, ये 2 पाई बॉन्ड डिलोकलाइज तो होंगे, लेकिन ये दोनों पाई बॉन्ड अपना ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करेंगे कहां पर, S और O के बीच में, ठीक है ना, S और O के बीच में। तो SS बॉन्ड टूटेगा। अच्छा, जब SS बॉन्ड टूटेगा तो जैसे ही बॉन्ड टूटेगा, देखिए ये इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, क्यों बेटा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो जब टूटेगा तो यहां क्या होगा, ये बन गया सल्फर में, किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा सल्फर में, और ये बदल जाएगा किसमें, Na2SO3 में कन्वर्ट हो गया। और आपको बता दें यहां पर IMR हुआ, इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स हुआ ऑन हीटिंग। बेटा इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स हीटिंग पर भी हो जाती है और एसिड पर भी हो जाती है। अगर आप रूम टेम्परेचर पर कराना चाहते हैं तो आपको एसिड डालना पड़ेगा, अगर आपके पास एसिड नहीं है तो फिर आपको हीट देना पड़ेगा। अभी मैं आज को आपको कई रिएक्शन बताऊंगा जिन रिएक्शंस में ऐसा ही होगा, ठीक है ना, ऐसा ही होगा कि वहां पर रूम टेम्परेचर पर अगर आपको कराना है तो IMR, तो क्या होगा, वहां पे एसिड डालना पड़ेगा। जैसे आपको याद होगा, इसी में हाइपो में मैं एसिड डाल दूं, H+ अगर हम ऐड करेंगे तो जानते हो क्या होगा, H2SO3 बन गया, और फिर IMR होके बदल जाएगा सल्फर प्लस
SO2 गैस रिलीज होगी, याद है ना, आपको बताया है मैंने आपको। लेकिन यहाँ पर हीट करने पर ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, ये जो सोडियम सल्फाइड बचा हुआ, ये सोडियम सल्फाइड क्या हीटिंग पर बेटा सुरक्षित रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो ये जो सोडियम सल्फाइड है ये फिर डिस्प्रपोर्शनेट करेगा +4, क्योंकि अस फॉर्म लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? Na2S और प्लस सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट होगा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 6, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो यहां पर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई 4। अब फाइनल इक्वेशन बनेगा इससे। अब मैं क्या करूं स्टूडेंट्स, ऊपर वाली रिएक्शन, इन दोनों रिएक्शन को जब जोड़ेंगे तो कौन सा पार्ट मेरे को हटाना पड़ेगा? सोडियम सल्फाइड हटाना पड़ेगा, Na2SO, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो फाइनल इक्वेशन जो बना Na2S2O3, ये होके 4, इसको हमने हीट किया और बन गया यहाँ पर Na2S प्लस 4S, 4 सल्फर प्लस 3 सोडियम सल्फेट, 3 सोडियम सल्फेट बन गया। अच्छा, ये बेटा जो सोडियम सल्फाइड है और ये सल्फर है, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है और नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपस में कंबाइन करके बना लेंगे क्या? सोडियम पेंटासल्फाइड N प्लस 3 सोडियम सल्फेट बन जाएगा और ऐसे आप कन्वर्ट करें। यानी हाइपो को जब हीट करेंगे तो क्या होगा? पेंटासल्फाइड मिलेगा और सोडियम सल्फेट मिलेगा। समझ गए ना? इस तरीके से रिएक्शन यहाँ प्रोसीड होती है और हाइपो आपके सिलेबस में है भी। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक रिएक्शन हम आपको और कराते हैं। जैसे मान लिया बेटा HClO एसिड है, इस HClO एसिड को अपन हीट करें, मान लिया इसको वार्म करते हैं, तो आप प्रोडक्ट बता सकते हैं क्या बनेगा? इस Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +1। +1 होगा तो बेटा आप लोग बताइए, मतलब जब ब्रेक या डिस्प्रपोर्शनेट होगा तो एक तो हाइड्राइड बनाएगा और एक एसिड बनाएगा। तो हाइड्राइड अगर बनाएगा तो कौन सी एसिड बना बताओ? हाइड्राइड में क्या बना? HCl। और एक एसिड में क्या बने? HClO3। O3 आ गया। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 5, तो इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक मिनट चेक कर लेते हैं। +1 से -1 आए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए और +1 से ये +5 गया, इसने 4 इलेक्ट्रॉन निकाले, इसको हमने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्लोरीन कितने हो गए? 3। ठीक है ना? बैलेंस हो गया। ठीक, लेकिन आपको बता दें ये HCl और HClO3 एक साथ सरवाइव नहीं करेंगे। इसमें क्या होगा? कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाएगा। बात समझ रहे हैं बेटा? यहाँ पे कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर मैं इसी का सॉल्ट ले लूं, इसी का सॉल्ट क्या होगा? NaClO ले लूं, NaClO में इसका ऑक्सीडेशन +1 है। अगर मैं इसको हीट करता हूं तो क्या बनेगा? जैसे हमने हाइड्राइड बनाया था वैसे यहाँ पर क्या होगा? NaCl बन जाएगा N प्लस NaClO3 बन जाएगा। और ये आपको बता दें ये प्रोडक्ट सरवाइव करेगा। ये प्रोडक्ट सरवाइव इसलिए करेगा क्योंकि इन दोनों के बीच कम प्रोपोर्शनेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनमें मीडियम नहीं है। समझ गए ना? तो ये स्टूडेंट आपने देखा कि यहाँ पर ये डिस्प्रपोर्शनेशन का पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया है। इस एक्चुअली इनमें से कुछ रिएक्शन टेक्स्ट क्वेश्चन में दी हुई हैं, हो सकता है आप में से जब किया होगा तो इनको समझने में दिक्कत आ रही होगी। क्यों? यस सर। अटेम्प्ट किया था नहीं किया ये वाली सवाल? किए हाँ, तो अभी पूरा होगा। मैं चाहता हूँ एक दो सवाल और ये पूरे निपटा देता हूँ, फिर डिस्कस करता हूँ। ठीक है। अब इसके बाद दिखा दीजिए सर। देखो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन पूरी खत्म हुई है ना। और अब मैं हीटिंग इफेक्ट बताता हूं आपको।
हीटिंग इफेक्ट। हालांकि हीटिंग इफेक्ट का भी ये पार्ट ही था। आप हीटिंग इफेक्ट की सीट में देखेंगे कि ये वाली एसिड, ये वाली रिएक्शंस भी लिखी मिलेंगी। ओके, अब नेक्स्ट थिंग, नया टॉपिक है। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। सर ये नया टॉपिक है? नहीं, उसी कितने टाइप ऑफ रिएक्शन थी? 6 थे ना? हाँ सर। हेलो, तो 6 में हाँ कौन सी सर। रिएक्शन हो गई? कौन सी रिएक्शन हो गई? 5वीं रिएक्शन हुई ना? सर ये पेपर में आएगी? नहीं, ये पेपर में नहीं है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस ये आएंगे यहाँ पे। ये 5वीं टाइप की रिएक्शंस हुई। अच्छा, इसमें सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे बेटा, चलिए पहले सिंपल पढ़ाते हैं आपको। हीटिंग थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ डाइक्रोमेट एंड परमैग्नेट। थर्मल डिकम्पोजिशन of K2Cr2O7 and KMnO4। ये इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए भी और जेई के लिए भी, क्योंकि एनसीईआरटी में इनकी हीटिंग बताई गई है ना। अच्छा, KMnO4 का प्रिपरेशन मैंने पिछले क्लास बताया था। आप में से काफी बच्चों ने देखा नहीं देखा एनसीईआरटी में? बोलो। नहीं देखा? नहीं देखा क्यों? सर। हाँ, क्यों नहीं देखा? क्योंकि बेटा एनसीईआरटी देखने में अच्छी नहीं लगती है। ये जैसे हमने डाइक्रोमेट ले लिया बेटा, ये हमने डाइक्रोमेट ले लिया O- और K+। अच्छा, सब लोग बताओ, अगर मैं इसको हीट करूं, इसको अगर मैं हीट करता हूं तो ये कहां से ब्रेक करेगा? किस जगह से ब्रेक करेगा? देखिए 3 ब्रेकिंग पॉइंट है। मैं 3 ब्रेकिंग पॉइंट बताता हूं कौन कौन से, उनको व्यू करो। एक बीच वाला आयनिक इंटरेक्शन है, एक आयनिक इंटरेक्शन है K+ और O- के बीच आयनिक इंटरेक्शन, या टर्मिनल क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड, या ब्रिज वाला, या ऑक्सो ब्रिज वाला ऑक्सीजन, या ऑक्सो वाला ऑक्सीजन और क्रोमियम ऑक्सो। जो सबसे वीक बॉन्ड होगा, सबसे वीक बॉन्ड बेटा कौन सा है? ये वाला सबसे वीक बॉन्ड है। ये सबसे वीक बॉन्ड है ना? तो ये टूटेगा। अच्छा, जब टूटा तो जानते हो क्या होगा? ये इस तरीके से टूटेगा। ये बॉन्ड रप्चर हुआ, रप्चर होके यहां पर आया, तो यानी इस पर आ गया, इस ऑक्सीजन पर माइनस आया और क्रोमियम पर आया प्लस। क्रोमियम पे जब प्लस आया तो ये यहाँ पे ऐसे आ गया। तो अब बन क्या गया? यहाँ पे Cr डबल बॉन्ड O, O- K+, O- K+ प्लस CrO3 बटा बन गया। लेकिन CrO3 में आप लोग देखिए, इसकी ऑक्सीडेटिव स्टेट 6 है और इसकी ऑक्सीडेटिव स्टेट -2 है। तो बेटा जो CrO3 है, यानी जो हायर ऑक्सीडेटिव स्टेट के ऑक्साइड, इनमें कैरेक्टर क्या है? इसमें ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है और इसमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर है। तो अगर हम इसको इस वार्मिंग के दौरान, जानते हो क्या होगा? ये ब्रेक कर जाएगा। तो यहाँ फाइनल प्रोडक्ट क्या बना? K2CrO4 प्लस CrO3 में IMR होगा। CrO3 में बेटा IMR होगा। तो आप लोग प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा? मैं क्रोमियम रिड्यूस होके +2 में जाएगा, +3 में जाएगा, वो आप लोग बताइए। CR2O3, क्योंकि क्रोमियम CR2O3। अच्छा, क्रोमियम अगर मान लिया +3 में आया है तो ऑक्सीजन रिलीज भी होगी नहीं? तो इसका फाइनल प्रोडक्ट ये आया। सर वो बीच वाला बॉन्ड वीक क्यों है? बेटा सिंगल बॉन्ड ऑर्डर है और रिपल्सन BBC के नहीं है कारण उधर। एलोंगेटेड भी है। ठीक है ना, एलोंगेटेड भी है।
ब्रिज वाला, ये नहीं, जो हमने आपको बॉन्डिंग पढ़ाते समय भी बोला था कि जितना भी जिसमें ब्रिजिंग होगा या ऑक्सो लिंकेज होगा वो बॉन्ड हमेशा वहीं से टूटेगा। अच्छा, एक तो ये हो गया। ये भी जब हम आपको डाइक्रोमेट पढ़ाएंगे ना बेटा, जब आपको डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन बताएंगे, आपको मैं बताऊंगा कि पोटेशियम क्रोमेट ये हीटिंग पर डिकम्पोज नहीं होगा, है ना बेटा। तो यानी ये हीटिंग पर ये सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। अब चलिए KMnO4 की बात करते हैं। चलो KMnO4 में मैग्नीज हो गया, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, O माइनस एंड K+। स्टूडेंट, अगर मान लिया मैं इसको हीट करूं तो आप लोग बताएं कहां पर ब्रेकिंग होगी। देखिए मैं आपको कुछ नाम देता हूं, कुछ पॉइंट्स। एक तो यहाँ पे ब्रेकिंग होने के चांस है आयनिक इंटरेक्शन, K+ और O- के बीच आयनिक इंटरेक्शन टूट जाए और K+ अलग हो जाए, मैग्नेट आयन अलग हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, MnO बॉन्ड टूट जाए। और तीसरा ऑप्शन है कि MnO बॉन्ड को तोड़ने के लिए यहां पर IMR होगा। IMR इसलिए होगा क्योंकि मैग्नीज यहां पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जिसकी +7 में होने के कारण क्या होगा, इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्रोमियम से भी ज्यादा है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 होता है, इससे भी ज्यादा है। तो हीटिंग के दौरान क्या होगा, मैग्नीज और ऑक्सीजन के बीच IMR होगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी और मैग्नीज रिड्यूस होगा। ये 3 पॉसिबिलिटी हमने बताई, आप लोग जवाब दें कौन सी पॉसिबिलिटी कराओ। तीसरी थर्ड वाली IMR। है ना। तो जब बेटा यहाँ हीट करेंगे तो यहाँ IMR हुआ तो अब देखिए, अब सुनना ध्यान से, यहाँ सोचने की बात है। अच्छा, जब मैग्नीज रिड्यूस हुआ तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ? ऑक्सीडाइज को जवाब दो। ऑक्सीजन। ऑक्साइड ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीजन में O2 बना दिया। अच्छा, एक बात और है, क्या कभी के पोटेशियम का चार्ज डिफरेंट होगा या नहीं होगा? जवाब दीजिए। नहीं होगा। K+ चार्ज मेंटेन रखना पड़ेगा। मतलब प्रोडक्ट में एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जो आयनिक हो, उसका केटायन K+ होगा और एनायन मैग्नीज का कोई पार्ट होगा। तो बेटा जब हमें K+ बनाना है, एक तो K+ रहेगा और यहां पर जो एनायन है वो मैग्नीज का आएगा। तो और जाहिर सी बात है, हमको ये बताइए मैग्नीज का कोई ऑक्सी एनायन बनाइए, इसका मतलब मैग्नीज का ऑक्सी एनायन होगा, लेकिन उस ऑक्सी एनायन में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए? 7 या 6 या 4 या 2? 4। बेटा देखो, मैं आपको बता दूं, सुनिए, मैंने ऑक्सी एनायन नाम लिया है, सुनो ध्यान से। ऑक्सी एनायन बोला, इसका मतलब ये हुआ कि वो मैग्नीज में ऑक्सीडेशन स्टेट 5 या 5 से ज्यादा होगी। ऑक्सी एनायन का मतलब उसका करस्पॉन्डिंग एसिड होगा, यानी उसका ऑक्साइड एसिडिक होगा। समझ गए ना? या आप ऐसे भी सोचिए, ये भी ऐसा बताओ, आप सीधी सीधी ये बात बोलो कि मैग्नीज से 7 से नीचे कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है? 7 से नीचे ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज का 2 है, 4 है, 6 है। तो आप हमको ये बताओ किस स्टेट में वो एनायन के फॉर्म में रहता है? 4 में MnO2। तो यहाँ पर 6 आएगा तो क्या आएगा? MnO4 2 नेगेटिव आया। अच्छा, जब 2 नेगेटिव आया तो 2 पोटेशियम लिखना पड़ेगा फिर तो, कि नहीं भाई? 2 नेगेटिव है मैग्नेट पर तो हमें 2 पोटेशियम लिखना पड़ेगा। अच्छा, 2 पोटेशियम लिखना तो यहाँ भी 2 पोटेशियम करना पड़ेगा अब तो हमें। जब 2 पोटेशियम वहां कर देना पड़ा तो अब बचा क्या? एक मैग्नीज बच गया, बोलो। रिएक्टेंट साइड एक्स्ट्रा मैग्नीज है कि नहीं? अब उस मैग्नीज को किस फॉर्म में यहां लिखूं, वो सब आप बताओ मेरे को। वो मैग्नीज है किस फॉर्म में आएगा?
4 4 वो मैग्नीज 4 के फॉर्म है, क्योंकि अभी ऑक्सीजन भी तो हो गया ना बेटा। ऑक्सीजन यहाँ पर 8 है और हमने अभी तक 4 यूज किए और यहाँ पर कुछ यूज किया, यानी अगला मैग्नीज के साथ MnO2 आएगा। 6 2 8 बैलेंस हो गया, बैलेंस भी हो गया। देखिए यस एक और तरीका आपको बैलेंस करने का मैं बताता हूँ। यहाँ मैग्नीज कितना हो गया 6, यहाँ मैग्नीज कितना हो गया 4। इसको लेने में 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए इसने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, 3 1 4। और ऑक्सीजन जब ऑक्सीडाइज हुआ तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन में इसने 4 इलेक्ट्रॉन निकाले, इसने 4 इलेक्ट्रॉन निकाले, इसने 4 इलेक्ट्रॉन लिए, बात बराबर हो गई, लेन देन क्यों? यस तो सर ये बेटा KMnO4 का। और आपको बता दें K2MnO4 ये है आपका पर्पल, है ना, ये आपको पर्पल दिखता है, जबकि ये आपको कैसा दिखता है, पिछले क्लास बताया था ग्रीन। इसीलिए अंडर हीटिंग, सुनना ध्यान से, अंडर हीटिंग कभी भी अगर आप बनाने की कोशिश करोगे तो KMnO4 नहीं बनाओगे, क्योंकि अंडर हीटिंग KMnO4 टूट जाएगा। इसीलिए बेटा अंडर हीटिंग हम K2MnO4 बनाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा पिछले क्लास में पहले हमने MnO2 से K2MnO4 बनाया, फिर K2MnO4 को कन्वर्ट किया KMnO4 में रूम टेम्परेचर। ऐसे ही हम आपको जब डाइक्रोमेट पढ़ाएंगे ना, तो अगर हमें रूम टेम्परेचर पे डाइक्रोमेट बनाना तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अंडर हीटिंग बनाएंगे तो पहले क्रोमेट बनाएंगे। ठीक, तो एक ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड के लिए भी हो सकते हैं और जेई के लिए भी, है ना बेटा, और एनसीईआरटी में भी लिखे हुए हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। दूसरा हीटिंग बेटा मैं ले रहा हूं यहीं पर, एक क्रोमियम का ये कंपाउंड है, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। ये क्रोमियम पेंटाऑक्साइड है। देखिए यहाँ पर, यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6 है, लेकिन यहाँ पर कितना, -1। ये स्ट्रक्चर सर ने आपको पढ़ाया होगा 11th में, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, है ना। इसको हम लोग कहते हैं क्रोमियम पेरोक्साइड, क्रोमियम पेरोक्साइड कहा जाता है, क्रोमियम पेरोक्साइड। तो जब बेटा इसको हम हीट कर दें, देखो अगर हम इसको एसिड डाल दें, यानी अब यहाँ पे IMR हो जाएगा। वाई IMR? इसमें ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है, इस क्रोमियम में ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है और इस O में रेडोसिंग एजेंट है, पेरोक्साइड लिंकेज है ना, IMR हुआ। IMR कराने के लिए मैंने एसिड डाल दिया, रूम टेम्परेचर पर आराम से हो जाएगा। प्रोडक्ट बताओ अब लोग क्या बनाओ। IMR जब होगा तो क्रोमियम रिड्यूस होगा, 6 से रिड्यूस होके कहां जाएगा, 2 में या 3 में? 3 में जाएगा। 3 में जाएगा तो क्रोमियम 3+ बेटा जाएगा, और प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन गैस बनेगी, और प्लस यहाँ पर वाटर आएगा। ठीक है ना, ओके। ये डीप ब्लू होता है, ये भी रिएक्शन इसमें टेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, आपको याद होगा, है ना। यस सर यस सर। ये दिया गया था। एक CrO5 वाला पार्ट कवर हुआ। अब आगे देखिए Cr2O3 क्यों नहीं बना? बेटा मीडियम यहाँ एसिडिक है ना, एसिडिक मीडियम है तो, और एक्वस फेज में हम करा रहे हैं तो Cr2 अगर जो बनेगा तो एसिड में रिएक्ट कर जाएगा, क्रोमियम 3 में आ जाएगा। इसलिए अगर हीटिंग कराते ना तो क्रोमियम ऑक्साइड बना देते, अगर मैं वार्म करा देता पानी बिल्कुल नहीं होता। लेकिन अफसोस की बात यह कि CrO5 सिर्फ पानी में ही बनता है, ठीक है, इसलिए एक्वस फेज की रिएक्शन होगी। अब मैं इसके आगे बताता हूं आपको थर्मल, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स। थर्मल decomposition of ammonium salts। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है एडवांस के लिए, ठीक है ना, एडवांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा अमोनियम सॉल्ट्स को हम 2 कैटेगरी में डालते हैं।
अमोनियम सॉल्ट्स, इनको हमने दो कैटेगरीज में डाला। पहला, दोस ammonium salts in which anion exhibit a strong oxidizing character, और यहां पे दूसरा है those ammonium salts in which anion doesn't exhibit a strong oxidizing character। ठीक बेटा, यानी अमोनियम सॉल्ट को मैंने दो कैटेगरी में डाला। एक वो कैटेगरी जिसमें कि उनके एनायन में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है और एक में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर नहीं है। हमको बेटा ये कैसे बेटा पता चलेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है या नहीं? क्यों बेटा, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि हमें कैसे पता चलेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है नहीं, तो हम कैसे पहचानेंगे? Oxidation state. Oxidation देखो, लेफ्ट ब्लॉक, राइट ब्लॉक। राइट ब्लॉक का अगर कोई ऑक्सीडाइन है तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर होगा। लेफ्ट ब्लॉक का कोई ऑक्सीडाइन है तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर नहीं होगा। अब मैं आपको लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम क्लोरेट, अमोनियम परक्लोरेट, अमोनियम डाइक्रोमेट। अभी मैंने आपको बताया अमोनियम डाइक्रोमेट में ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है। यहां पर अमोनियम फास्फेट, अमोनियम कार्बोनेट। ओके, तो आपने क्या देखा बेटा? देखिए एनायन यहां पर लेफ्ट ब्लॉक, राइट ब्लॉक के हैं और यहां पे लेफ्ट ब्लॉक के हैं। तो जो लेफ्ट ब्लॉक और राइट ब्लॉक हमने बनाया, आपने देखा कितना यूजफुल नहीं लग रहा आपको? कि एक दिमाग में अगर है तो आप बता सकते हैं कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर होगा ही नहीं होगा। क्यों? हेलो, तो अब स्टूडेंट हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इनका हीटिंग में कैसे, प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करेंगे वो हम पहले डिस्कस करेंगे। थर्मल decomposition of those ammonium salts in which anion has a strong oxidizing character। एकदम से आवाज आई बहुत तेजी से, क्या हो गया? बेटा जैसे हमने लिया अमोनियम नाइट्राइट किया, अमोनियम नाइट्राइट इसको हमें हीट करना है। अब देखिए यहां पर अमोनियम, इसमें दो पार्ट हैं। एक है अमोनियम, ये केटायन पार्ट हो गया, ये एनायन पार्ट हो गया। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। कुछ समझ में आया? -3 +3,
तो देखिए इसमें है रिड्यूसिंग कैरेक्टर, इसमें है ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। तो एक ही एलिमेंट के दो स्पीसीज हैं, लेकिन एक में रिड्यूसिंग है बेटा और एक में ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है, तो ये कौन सी रिएक्शन होती है? कम प्रोपोर्शनेशन। कम प्रोपोर्शनेशन। Combination. हालांकि आईएमआर कह सकते हो, लेकिन यहाँ कम प्रोपोर्शनेशन कहेंगे इसको, है ना बेटा। एक ही एलिमेंट के दो स्पीसीज हैं, एक में रिड्यूसिंग एक में ऑक्सीडाइजिंग है, तो दे विल अंडरगो कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, है ना। तो जब इसको हीट करेंगे तो जानते हो क्या होगा? सुनिए ध्यान से। ये जो अमोनिया है ना, वो 3 इलेक्ट्रॉन देगा, न 3 से ज्यादा न 3 से कम, 3 इलेक्ट्रॉन देगा, और ये वाला 3 इलेक्ट्रॉन इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो 3 देने के बाद पहला वाला नाइट्रोजन चला गया 0 में, दूसरा वाला नाइट्रोजन भी चला गया 0 में। तो बेटा प्रोडक्ट एक ही बनेगा, दो बनेंगे? मतलब नाइट्रोजन का प्रोडक्ट एक ही आएगा, दो आएगा? एक N2 एक ही आएगा। तो प्रोडक्ट क्या बना? क्या बना? N2 बना। गैस। क्या बन जाएगा? N2 बन जाएगा। प्लस 2 नाइट्रोजन गैस बन गया। समझ गए ना क्यों गैस बना? ये 3 देगा और 3 एक्सेप्ट। N2 प्लस 2H2O। दूसरा एग्जाम्पल, अमोनियम नाइट्रेट लिया, इसमें सर वो NO2 में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें कैरेक्टर। हाँ बोलो। सर वो NO2 में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ना? हाँ बोलिए। सर वो NO2 पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ना? किसमें प्लस? NO2 पे। क्यों प्लस बनाएगा? NO2 है ना, नहीं, NO2 पे नाइट्रोजन की +4 +3 सर, आएगी। +4 सर। नहीं +4 क्यों? नहीं +4, अरे ये बेटा केटान एनायन है ना, ये इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज। ये अमोनियम नाइट्राइट है ना इसका नाम। हाँ ओके सर, ओके। है ना? ओके। तो यहां बताओ, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है, तो क्या होगा? सर वही लॉजिक से लगाओ। स्टेट भी नहीं, और नहीं बन सकती। इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन का अमाउंट 1:1 ही है ना, 1:1। देखिए यहां पर आप लोग बताइए क्या होगा। जैसे ये अमोनिया ले लिया, मतलब यहाँ पे नाइट्रो अमोनिया, ये -3, यहाँ पे +5 है, तो पहला वाला नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन देगा? बोलो। पहला वाला नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 3 देगा। 3 देने के बाद चला गया 0 में, और हेलो यस हेलो सर, एकदम से झटका दे गया। जाते जाते बज गए। अमोनियम नाइट्रेट, ओके। तो ये नाइट्रोजन, इसमें हुआ बेटा रिड्यूसिंग कैरेक्टर और इसमें कैरेक्टर हुआ ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। तो याद रखो यहां पर -3, ये पहला वाला नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन देगा, 3 इलेक्ट्रॉन देने के बाद 0 में चला गया। अगला नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बची? 2। बोलो। यस सर। पहला 0 में गया, दूसरा +2 में चला गया। तो अब हमको ये बताइए कि नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन से इसकी +2 ऑक्सीजन मेंटेन, वॉइस कट रही है। +2 सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। नो वॉइस। क्या लिखूं? सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर। सर वापस बोल दो। हेलो, हाँ सर वापस बोल दो। आवाज आ रही?
हाँ सर अब आएगा। हाँ, तो ये बताओ मेरे को, एक नाइट्रोजन यहाँ 0 में है, दूसरा नाइट्रोजन +2 में है, तो +2 नाइट्रोजन, तो यहाँ पे मैं कौन सा एलिमेंट लिखूं जिससे ये ऑक्सीडेशन स्टेट मेंटेन हो जाए? ऑक्सीजन। NO ऑक्सीजन, ऑक्सीजन NO। कितने O लिखूं? N+1 भी तो आ सकता है सर। एक मिनट, सब आपकी बात करता हूँ। कितने ऑक्सीजन लिखूं? एक। एक तरीका ये होगा, एक तरीका ये हो गया। एक तरीका और सोचो, मान लिया एक नाइट्रोजन 0 में, दूसरा नाइट्रोजन +2 में है, तो यहाँ एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट एक नाइट्रोजन की कितनी आ गई? +1 आ गई। तो एक नाइट्रोजन की +1 है, तो 2 नाइट्रोजन की 2+ हो गई। इसके साथ हमें क्या लिखना पड़ेगा? O। बोलो ना। यस ऐसा सर। भी तो सोच सकते हैं। तो फाइनली क्या बताओ, क्या लिखूं? N2O। N2O। यहाँ पर आ जाएगा N2O। N2O लिखा जाएगा। सर आवाज नहीं आ रही। ये नाइट्रस ऑक्साइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कलर सर आवाज नहीं आ रही है। सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो सर, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सर कुछ नहीं बोल रहे। गए। हेलो हेलो। यस सर। यस हाँ, आज कुछ हो रहा है? हाँ सर। सर आप क्या हो रिवीजन रहा है? करवा रहे हो ना? हाँ सर, आपने रिवीजन नहीं करवाई ना। सर आपने बता। पता अरे बहुत टाइम है बेटा, अभी 7 तक तो बजने दो। अभी तो 6 बजा के आप पूरा क्लास में रिवीजन कराएंगे हैं? वो तो मैंने एक्चुअली टेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, लेकिन मुझे लगा कि टेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन कुछ टेक्स्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, इस वजह से मैंने कहा कि चलो पढ़ाई देता हूँ। बहुत क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है। हाँ, इसीलिए अवॉइड कर दिया मैंने, कहा रहने दो। आपका मनोबल ज्यादा गिरेगा, इसलिए हटा दो। गिर गए। थोड़ा और पढ़ लो। गिर नहीं, अभी और पढ़ो तो उसके बाद बता देंगे। तो ये बेटा अभी हम लोगों ने क्या सोचा? N2O + H2O बन गया है ना। ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड है ना, सॉरी ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड है, कलरलेस होगा। इसको लॉफिंग गैस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लॉफिंग गैस। पहले इसको एनास्थीसिया में यूज किया जाता, शायद हो सकता अभी भी यूज किया जाता हो। इसको इनहेल करने पर आदमी हंसने लगता था, थोड़ा सा इस तरीके की गैस होती है। अच्छा, अगर मैं इसको बेटा हीट करूं, याद रखना, अगर मैं इसको टेम्परेचर T>500 के ऊपर हीट करूं, तो जानते हो क्या होगा? ये डिकम्पोज कर जाएगा किसमें? N2 में, N+½ O2 में। ठीक, इसमें डिकम्पोज हो जाएगा। और एक बात बता दें कि एयर में नाइट्रोजन होती लगभग 70%, और इस N2O के ब्रेकिंग से आपको यहां पर ऑक्सीजन मिलेगी लगभग कितनी बेटा? अगर ये 1 मोल है तो ½ मोल मिल रहा ना, तो यहाँ ऑक्सीजन का कंटेंट बेटर मिल रहा ना। यस सर। एटमॉस्फेरिक एयर में 70% से ज्यादा नाइट्रोजन है, और ऑक्सीजन है लगभग 20-22% के आसपास, है ना, 20% मान लीजिए। तो यहां पर इस N2O से जो ऑक्सीजन मिल रही है उसका अमाउंट ज्यादा है। यस सर। इसीलिए कहा जाता है इट सपोर्ट्स कंबशन। इस पे एक अच्छा केस बनता है
ये अक्सर क्लू के फॉर्म में दिया जाता है। N2O supports combustion at higher temperature. हाई टेम्परेचर मतलब हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीजन देगी और एटमॉस्फेरिक एयर से ज्यादा ऑक्सीजन देगी। एटमॉस्फेरिक एयर से ये ऑक्सीजन ज्यादा देगी, इसलिए बर्निंग को सपोर्ट मिलेगा बहुत ज्यादा। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा केस, मान लिया स्टूडेंट्स हमने ले लिया N2H5NO2 ले लिया। चलो ये बताओ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3 है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा कितना है? -2 है। बोलो हमने क्या बोला था? ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये कितना इलेक्ट्रॉन देगा? 2 देगा। 1 नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। एक नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ 2 नाइट्रोजन चले गए 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और जो तीसरा नाइट्रोजन है उसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद माइनस में आ गया। ये तो अब बेटा हमको ये बताओ कि जब इन दोनों के बीच कंप्रोपोर्शनेशन होगी तो इस कंप्रोपोर्शनेशन जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें कितने नाइट्रोजन होंगे, उसके साथ और क्या एलिमेंट? कितने नाइट्रोजन हुए? 2। अरे बेटा कंप्रोपोर्शनेशन करा रहे हो ना, 3 होंगे ना। 3। पहला वाला नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 1 नाइट्रोजन 2 देगा, 2 नाइट्रोजन 4 देंगे, और अगला इस 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे तो माइनस में आ गया। तो इसके साथ मैं कौन सा एलिमेंट जोड़ दूं जिससे यहाँ माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट मेंटेन हो जाए? बोलो। H। तो अब इनसे इसका नाम के प्रोडक्ट क्या हुआ? फार्मूला क्या बना है इसका? N3H बन गया है ना, हाइड्रोजोइक एसिड बन गया, यानी HN3 बन गया, प्लस वाटर आ गया। अच्छा, फिर नेक्स्ट केस, मान लिया बेटा अमोनियम डाइक्रोमेट को हमने हीट किया। ओके, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा कितनी है? 6 है। अब देखिए इससे ऊपर वाले और यहां वाले में अंतर क्या है? ऊपर वाले में ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट दोनों एक ही एलिमेंट के, लेकिन नीचे वाले में अमोनियम डाइक्रोमेट में ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट अलग अलग एलिमेंट के हैं। तो यहाँ कम प्रोपोर्शनेशन नहीं दिखाओगे बेटा, है ना, अलग आएगा। तो ये जो अमोनिया, ये कितना नाइट्रो, अभी हमने बताया बेटा ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। तो ये N कितना इलेक्ट्रॉन देगा? 3, न 3 से ज्यादा न 3 से कम, 3 देगा। तो 3 देने के बाद किसमें बदल गया? N2 में। कितने इलेक्ट्रॉन निकाले? 6 कौन लेगा? क्रोमियम लेगा। क्रोमियम लेने के बाद चला गया क्रोमियम 3 में। जब क्रोमियम 3 में चला गया तो इसके साथ मैं क्या लिख दूं यहाँ पे जिसके कारण इसका मेंटेन हो जाए? बोलो। Cr2O3 N प्लस 4 वाटर, N प्लस हीट बेटा निकलती है और ये ग्रीन बनता है। तो इसको हम वॉल्केनिक रिएक्शन भी कहते हैं। वॉल्केनिक रिएक्शन इसलिए कहते हैं, आप लोगों ने दीपावली में देखा होगा वो अनार रखते हैं ना, अनार। यस अनार जानते हो ना बेटा? यस सर। हाँ, तो जब आप उसमें आग लगाते हैं तो बहुत सारा ऐसे जैसे फाउंटेन जैसा निकलता है। तो ठीक ऐसे ही अमोनियम डाइक्रोमेट को जब हम हीट करते हैं, जानते हो बेटा क्या होता है कि यहाँ पर N2 गैस के साथ साथ ये Cr2O3 निकलता है। N2 गैस के साथ Cr2O3 निकलेगा और Cr2O3 ग्रीन कलर का होता है। तो आपको ग्रीन कलर के स्पार्कल्स आपको बाहर निकलते नजर आएंगे और हीट भी काफी आएगी, इसलिए इसको वॉल्केनिक रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। सर वो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे गए? कौन बेटा? क्रोमियम के स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है रिडॉक्स में? 3 ही तो आएगा ना। 6 में ऑक्सीडाइजिंग, 3 स्टेबल, 2 में रिड्यूसिंग। यस सर। एक अगला केस बताओ।
मान लिया अमोनियम परक्लोरेट ले लिया, चलो इसको हिट करो, इसमें करेक्टर ऑक्सीडाइजिंग है, इसमें करेक्टर रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है। तो हमको ये बताओ कितना इलेक्ट्रॉन देगा? 3 इलेक्ट्रॉन देगा, न 3 से ज्यादा न 3 से कम, N2 प्लस। 3 देने के बाद क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? 4। अगर 4 बन गया तो यहाँ क्या बना दूं? ClO2 बना दो। ClO2 बेटा बना दिया हमने, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट 4 आ गया, प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 की नोट, और प्लस 4 वाटर आ गया। इसको मैं से हेलो, यस सर। यस सर। हाँ क्या हो रहा? तुम लोगों का श्राप लग रहा लगता है हमारे ऊपर, हैं? काला जादू कर दिया। काला जादू आजकल काला जादू का बहुत बड़ा बेटा टीवी में चल रहा था, अब तो काला जादू वाला चला गया है। रिया चक्रवर्ती, क्यों बच्चों? अब दीपिका पादुकोण आई हुई है। सब श्रद्धा कपूर। ओके, तो देखिए यहां पर बन गया N2 प्लस ट्वाइस ClO2 प्लस 4 वाटर। अच्छा ये बन तो गया, लेकिन आपको बता दें हैलोजन का कोई भी ऑक्साइड स्टेबल नहीं है, डिकम्पोज हो जाता है। तो ये हमने बना तो दिया बेटा, लेकिन ये डिकम्पोज हो जाएगा किसमें? कन्वर्ट किस में हो गया? N2 में। ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? Cl2 में। और क्या बनेगा? ट्वाइस O2। और क्या बनेगा? 4 वाटर। तो फाइनली ये बनेगा। इसी तरीके से अमोनियम आयोडेट में एक रिएक्शन, आप अमोनियम आयोडेट की बेटा आप, मैं चाहता हूं आप लोग बनाएं इसको, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट -3, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 5, इसमें होगा रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताओ नाइट्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन देगा? 3। 3 लेने के बाद आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई? +2 2 हो गई ना। यस सर। आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +2। +2 का मतलब उसके साथ ऑक्सीजन आएगा। क्या आएगा? ऑक्सीजन है। IO मान लिया सोचिए, I है ना, है ना। I के साथ यहाँ पे O आ जाएगा, है ना, +2। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो अंडर हीटिंग वो फिर टूट जाएगा किसमें? I2 में, N+O2 में, N+4 वाटर में। बन गया। तो आपने देखा बेटा कि अगर कहीं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और आप कैसे पहचानोगे कि पहले देखिए जब भी कभी अमोनियम सॉल्ट आए तो आपका सबसे पहला काम होगा ये चेक करना कि उसके एनायनिक पार्ट में कहीं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर तो नहीं है। ठीक है, अब हम दूसरा लेते हैं यहां पर, है ना, थर्मल डिकम्पोजिशन। Thermal decomposition of ammonium salts in which anionic part doesn't has a strong oxidizing character। ठीक, अच्छा
जैसे मान लिया हमने लिखा अमोनियम कार्बोनेट, बेटा लिखा अमोनियम कार्बोनेट लिखा, इसको हमने हीट किया। तो जब अमोनियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, आप देखिए ना, इसमें ये लेफ्ट ब्लॉक का है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। तो ऐसे में जब भी कभी हीट करोगे तो बेटा आपको क्या मिलेगा? अमोनिया मिल जाएगा। प्लस H2 प्लस अच्छा, CO2। अमोनिया गैस मिली। अच्छा, अमोनिया निकला। अमोनिया जब यहां से निकलेगा तो क्या छोड़ के जाएगा? एक H उसने छोड़ दिया, बोली। यस Yes, सर। अमोनियम से एक अमोनिया निकल गया, एक H छोड़ा, तो बन गया क्या? H2CO3 बना। लेकिन H2CO3 तो बेटा मिलेगा नहीं, ये फिर टूट जाएगा, CO2 डिकम्पोज हो जाएगा। किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, CO2 और प्लस H2O। अच्छा, फिर अमोनियम सल्फेट ले लिया बेटा, लेकिन सल्फेट तो राइट ब्लॉक का है। हेलो, सल्फेट तो बेटा राइट ब्लॉक का है, लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज, लेकिन याद रखिए सल्फेट ऑक्सीडाइजिंग का काम तभी करता है। सल्फेट में आप देखिए ना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर नहीं है। तो सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फेट will exhibit oxidizing character only in strongly acidic medium। Yes, sir. ठीक है ना, इसलिए सल्फेट में ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इस वक्त यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है ना, और ये जब हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? आपको अमोनिया मिलेगा H2SO4 और प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। सल्फ्यूरिक एसिड फर्दर टूट सकता है। अच्छा, ऐसे हम बात करें अमोनियम फास्फेट की, अमोनियम मैग्नीशियम फास्फेट ले लिया, अमोनियम मैग्नीशियम फास्फेट। ठीक बेटा, तो बताओ क्या बनेगा? ये मैं आपको बता चुका हूं हीटिंग में, वहां पे फजान रूल में, ये वाला केस मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट, याद है ना आपको? इसको पहले हीट करें तो बेटा क्या बनेगा? अमोनिया गैस रिलीज हुई, प्लस क्या बना? H अपना छोड़ के जाएगा, MgHPO4। लेकिन MgPH4 फिर क्या करेगा? ऐसे दो मॉलिक्यूल आपस में कंडेंसेशन कर लेंगे, है ना, ट्वाइस अमोनिया प्लस Mg2P2O7 प्लस वाटर। याद है ना, इस टाइप का हमने आपको बता रखा वहां पे, Yes, sir. है ना। ये जो H है ना बेटा, ये OH के फॉर्म में है। इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा? POH डबल बॉन्ड O माइनस Mg। ऐसे दो मॉलिक्यूल आपस में कंडेंसेशन कर लेंगे, ठीक है ना, O माइनस Mg2 प्लस, और फाइनली यहां पर क्या बन जाएगा? ये ऐसे वाटर निकल गया। अच्छा, एक और केस लेते हैं। यहाँ पे मान लिया अमोनियम सल्फाइड को हीट करते हैं, क्या बना यहाँ पे? ट्वाइस अमोनिया प्लस H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना। अमोनियम ऑक्सलेट, इसको बेटा हीट करें तो क्या बनेगा? पहले अमोनिया, H2CO2 अमोनिया आया, फिर प्लस ऑक्सैलिक एसिड बना। लेकिन ध्यान दो बेटा, ऑक्सैलिक एसिड में ऑक्सीडेशन रेट लोअर है ना, तो डिस्प्रपोर्शनेट कर जाएगा। क्या बनेगा? ट्वाइस अमोनिया प्लस CO प्लस CO2 एंड प्लस वाटर। ठीक है ना, इस तरीके से आप यहाँ पे, आप जैसे अमोनियम क्लोराइड ले लें, अमोनियम क्लोराइड, इसको हीट किया तो क्या बना? अमोनिया HCl प्लस HCl। ठीक है ना, इस तरीके से बेटा प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनेंगे। तो ये था अमोनियम सॉल्ट के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन। तो अमोनियम सॉल्ट के बारे में कैसे सोचेंगे? पहले हम ये चेक करेंगे एनायनिक पार्ट में ऑक्सीडाइजिंग, एनायनिक पार्ट राइट ब्लॉक का है या लेफ्ट ब्लॉक का है ना बेटा। लेकिन राइट ब्लॉक में सल्फेट ना हो, सल्फेट को हम बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर नहीं मानेंगे, है ना। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हीटिंग, अब तो हीटिंग इफेक्ट हम सोचे खत्म ही हो जाएगा आराम से।
20 मिनट 15-20 मिनट में, फिर मैं आपका रिवीजन थोड़ा बहुत बता देता हूँ, है ना, क्या क्या होगा, है ना, लास्ट थोड़ा में बहुत नहीं सर, अच्छे से। थोड़ा बहुत तो बताएंगे कैसे होगा बेटा, है ना। और इसमें पढ़ाया मैंने अभी क्या, ज्यादा कुछ पढ़ाई नहीं हमने, तो बस डिस्प्रपोर्शनेशन का प्रपोर्शनेशन बताया है ना? पेपर के हिसाब से रिवीजन अच्छा। कर दीजिएगा। पेपर का मतलब पेपर आउट करा देना, क्यों? नहीं नहीं, पेपर के हिसाब से। हाँ पेपर के साथ। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डेलिक्वेसेंट। हीटिंग इफेक्ट ऑन डेलिक्वेसेंट मेटल हैलाइड। ठीक बेटा। अच्छा बेटा, डेलिक्वेसेंट जानते हो आप लोग क्या होते हैं? यस सर, वो क्या पानी होता नो सर, absorb absorb करके कर लेते हैं। हाँ, डेलिक्वेसेंट वो स्पीसीज होते हैं, मतलब डेलिक्वेसेंट वो होते हैं जो अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से या एटमॉस्फेरिक एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके उसी में डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी वेट हो जाते हैं। जैसे आप सभी लोगों ने बेटा देखा होगा, जैसे बरसात के दिनों में, शायद कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, नमक। एक कॉमन सॉल्ट आता है ना, मतलब समझ गए ना, अपन टाटा सॉल्ट वाली बात नहीं करते, इंडस्ट्रियल कॉमन। तो इसमें इम्प्योरिटी। तो उसको जैसे पढ़ा होगा आप लोगों ने क्लासेस में, जैसे उसको हम रख देते हैं तो उसके चारों तरफ आप देखा होगा पानी पानी इकट्ठा हो जाता है, वेट हो जाता है ना। यस सर। यस। हाँ, तो वो डेलिक्वेसेंट कहलाता है। तो इसमें जैसे एक बड़ा अच्छा केस आपको, हाँ इसमें बहुत अच्छा केस है मैग्नीशियम क्लोराइड का। मैग्नीशियम क्लोराइड .6 वाटर, ये डेलिक्वेसेंट है, बहुत अच्छा। और इस पे सवाल क्वेश्चन भी बहुत पूछे गए हैं। तो बेटा जो मैग्नीशियम क्लोराइड है .6 वाटर, ये अपने ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से हाइड्रोलाइज हो जाता है रूम टेम्परेचर पर, और बना क्या लेगा, MgOH प्लस 2HCl प्लस 4 वाटर। समझे बेटा? और ये HCl यहाँ पे गैस फेज में आपको दिखेगी। या कभी कभी इस पे एक क्वेश्चन ये भी आता है प्लस 4 वाटर। कभी कभी बेटा एक ये भी क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसको अगर डैम्प वेदर या मॉइस्ट एटमॉस्फेयर पर रखने पर हमें व्हाइट फ्यूम्स दिखती हैं उसके सराउंडिंग में, यानी जिसका जो डेलिक्वेसेंट होगा, डेलिक्वेसेंट क्लोराइड्स में HCl की फ्यूम्स आती हैं। ठीक है ना? तो HCl के जो फ्यूम्स बेटा आएंगे वो आपको व्हाइट फ्यूम्स आपको नजर आएंगे। दिस इज व्हाइट फ्यूम्स। अच्छा, अगर मान लिया इस समय ऐसी स्थिति और मैं इसको हीट कर दूं, ऐसे मैग्नीशियम क्लोराइड को मैं हीट कर दूं, हीट कर दिया, तो जब हीट करेंगे तो आप हमको ये बताइए बेटा, ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या बैक डायरेक्शन में जाएगी? इसका जवाब आप लोग दीजिए। फॉरवर्ड में है। फॉरवर्ड जाएगी। नहीं, बैकवर्ड तो नहीं जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। फॉरवर्ड इसलिए जाएगी कि जैसे HCl है, ये इसका वेपर निकल गया, या जो पानी है वो आप पे वेपर निकल जाएगा। तो जैसे हीट करेंगे तो बेटा क्या होगा, ये मैग्नीशियम बदल गया मैग्नीशियम ऑक्साइड में, और ट्वाइस HCl इसकी वेपर्स आ जाएंगी, और 4 की जगह 5 वाटर आ जाएगा, और 5 वाटर यहां से निकलेगा। ठीक है ना? लेकिन अगर हम इसी को अगर हम ड्राई HCl की प्रेजेंस में हीट करें तो क्या होगा, बताओ बेटा? अगर हम ड्राई HCl इसी इक्विलिब्रियम में ड्राई HCl डाल दें तो इक्विलिब्रियम किस तरह होगा, लेफ्ट होगा।
बैकवर्ड 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 हो जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। और अब मैं इसको अगर हीट करूं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बैकवर्ड हुआ और अब MgCl2 n plus 6 वाटर। 6H2. तो in order to make anhydrous, therefore in order to make anhydrous MgCl2.6 water, we must heat it in the presence of dry HCl gas। ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में बेटा हीट करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा। इसी तरीके से मैं आपको बता दूं, सर रिएक्शन बैकवर्ड कैसे जाएगी वो बता दीजिए। आप देखो ना यहाँ पे बैकवर्ड इसलिए जाएगी कि अगर आप ड्राई HCl डालोगे तो ड्राई HCl में क्या होगा भाई, MgCl2 की हाइड्रोलिसिस से HCl बन रहा नहीं बन रहा बेटा। तो अकॉर्डिंग टू लीच-एटलियर प्रिंसिपल, बाय एडिंग HCl into this equilibrium is set to the backward direction। सर डैम्प एनवायरनमेंट में बैकवर्ड नहीं जाना चाहिए इक्विलिब्रियम। नहीं, अगर मान लिया आप HCl का मीडियम नहीं रखे तो बैकवर्ड हो जाएगी। अगर HCl का मीडियम आपने HCl गैस नहीं रखते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, ओके। इसी तरीके से बेटा अदर डेलिक्वेसेंट metal halides are AlCl3.6 water, FeCl3.6 water, CuCl2.2 water, ZnCl2.2 water, etc. ये मेन है। अब जैसा मान ली इसी तरीके से अगर हम AlCl3.6 वाटर को हीट करूं, डायरेक्ट हीट करूं, तो हमको बेटा क्या मिलेगा, Al2O3 मिलेगा, HCl मिलेगा और वाटर भी बस। लेकिन अगर ड्राई HCl की प्रेजेंस में, ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में हीट करेंगे, अब हमें AlCl3 मिलेगा प्लस 6 वाटर मिलेगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स फेरिक क्लोराइड अगर हम लें, फेरिक क्लोराइड.6 वाटर 9H2 है ना, इसमें बेटा क्या बनेगा, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, Fe2O3 प्लस HCl प्लस वाटर। अगर हम ड्राई HCl की गैस ले लें और अब बनेगा यहां पर फेरिक क्लोराइड प्लस वाटर। सिमिलरली बेटा क्यूप्रिक क्लोराइड.6 वाटर ले लें, ये यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, बिना HCl गैस की प्रेजेंस में क्या बनेगा प्रोडक्ट बताओ, प्रोडक्ट बताओ बेटा क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड प्लस ट्वाइस HCl एंड प्लस वाटर। और ये कॉपर ऑक्साइड फिर 1100 के ऊपर टूट जाएगा ना, ओके। अच्छा, यहां पर अगर ड्राई HCl लेते हैं तो बन जाएगा CuCl2 प्लस 2 वाटर। ऐसे बेटा जिंक में हम अगर हीट करें तो बताइए, जिंक में बताइए क्या होगा, अगर जिंक क्लोराइड को डायरेक्ट अगर हीट करें तो क्या होगा सर 2 वाटर क्या 6 वाटर आएगा ना। अरे इसमें एक मिनट, 2 वाटर है एक्चुअली, मैंने 6 लिख दिया था। ठीक,
तो अब आप बताएं बेटा, जिंक क्लोराइड को अगर मैं डायरेक्ट हीट करूं तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट? बोलिए। जिंक ऑक्साइड मिले, जिंक ऑक्साइड बनेगा, HCl बनेगा, वाटर बनेगा। तो इनको डेलिक्वेसेंट को, इसका मतलब क्या हुआ कि डेलिक्वेसेंट मेटल हैलाइड्स को एनहाइड्रस फॉर्म में लाने के लिए वी मस्ट हीट इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस। इसका कंक्लूडिंग पॉइंट ये हुआ। Therefore, in order to obtain anhydrous form of these deliquescent metal chlorides, we must heat them in the presence of dry HCl gas। अब बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन के लास्ट रिएक्शन है, और हालांकि ये रिएक्शन ऑलरेडी आप लोग हो सकता है इनर्ट पेयर इफेक्ट में बताया गया हो आपको, है ना, और उसको मैं बता देता हूं। नेक्स्ट रिएक्शन है रिडॉक्स थर्मल decomposition reactions। बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि, एक मिनट बेटा जरा लाइट ऑन कर दूं मैं। हेलो बेटा, आप सभी लोगों ने इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा होगा ना। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट में पढ़ा होगा कि लेड +4 ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो करता है ना। तो जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, ये PbF4 ले लूं, PbCl4 ले लूं, PbBr4 ले लूं और PbI4 ले लूं। बेटा रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर क्या है? रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर है I minus I minus Br minus Br minus Cl minus और F does not exist। अच्छा, F माइनस में, रिमेंबर F माइनस में कोई भी रिड्यूसिंग कैरेक्टर नहीं शो होगा। कोई भी केमिकल सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है F माइनस को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। तो अगर हम इसको हीट करेंगे, नो रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक बेटा, आपको याद होगा इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर मिलता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। और इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। बेटा ये रूम टेम्परेचर पर ही ये कन्वर्ट हो जाएगा PbI2 में और I2 में। ये लगभग, यानी यू मान के चलिए टेम्परेचर T is less than 50 but greater than 25 डिग्री C,
और ये ब्रेक हो जाएगा PbBr2 में और प्लस Br2 में, और ये T इज ग्रेटर देन 50 डिग्री C ब्रेक हो जाएगा PbCl2n प्लस क्लोरीन में। तो आपने देखा बेटा यहाँ पे जैसे जैसे हैलाइड का, तो जैसे आपसे कभी पूछा जाए इनमें से कौन सा सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो कौन एग्जिस्ट करेगा? PbI4 एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। इसी तरीके से बेटा जैसे हम बात करें यहाँ पर PbCN4 रूम टेम्परेचर पर ये ब्रेक कर जाएगा, किसमें? PbCN होल ट्वाइस प्लस साइनोजन गैस, इसका नाम है साइनोजन गैस, ठीक। इसी तरीके से PbThiocyanate होल 4, PbSCN होल ट्वाइस प्लस SCN होल ट्वाइस, इसका नाम है थायोसाइनोजन बेटा, थायोसाइनोजन, ठीक। एक्चुअली क्या है, स्यूडो हैलाइड है बेटा, साइनाइड स्यूडो हैलाइड है, इसमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर मिलता है। अच्छा, ये लेड के साथ मैंने बताया आपको। अब जैसे यही केस में कॉपर के साथ देखूं बेटा, कॉपर के साथ, है ना, तो क्यूप्रिक क्लोराइड में ले लूं, मान लिया सपोज करिए। अच्छा, आपको याद होगा कॉपर आयन में ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर मिलता है, क्यूप्रिक क्लोराइड ले लिया। अब मैं इसको हीट करता हूं और क्यूप्रिक आयोडाइड ये रूम टेम्परेचर पे बेटा कन्वर्ट हो जाता है किसमें? CuIn प्लस हाफ I2 में, यानी हाफ I2 में। ये हीट करने पर बदल जाएगा CuCl प्लस हाफ Cl2 में। इसी तरीके से CuCN ये रूम टेम्परेचर पे ही कन्वर्ट हो जाता है CuCN। ये वाली तो आपने कई बार रिएक्शन देखी है ना बेटा। कॉपर आयन में जब साइनाइड डालते हैं तो रिडॉक्स कर जाता है और क्यूप्रस साइनाइड बन जाता है। सिमिलरली क्यूप्रस थायोसाइनेट होल्ड वाइज रूम टेम्परेचर, ये थोड़ा स्लो पास होता है, स्लो क्यूप्रस थायोसाइनेट प्लस थायोसाइनोजन। मैं भी इसको बाद में भी कंक्लूड करता हूं। अब ऐसे बेटा हम फेरिक आयन ले लें, FeCl3 ले लिया, इसको हम हीट करते हैं, FeI3 ले लिया रूम टेम्परेचर, FeCN होल थ्राइस, हीट करने पर FeCl2 प्लस हाफ Cl2, FeI2 प्लस I2, FeCN होल ट्वाइस प्लस साइनोजन। ठीक बेटा, तो ये जो मैंने आपको बताया इसका क्या मतलब हुआ? जैसे ये हमने सेट लिया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फेरिक आयन में ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है, मिलता है, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर मिलता है। इसमें कौन सा है? रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर रिड्यूसिंग एजेंट कम है तो आपको हीट करना पड़ेगा, अगर रिड्यूसिंग कैरेक्टर स्ट्रांग है तो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगी। यही चीज हमने आपको इसके पिछले वाले स्लाइड में आपको दिखाया, देखिए यहाँ पे भी। यस सर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग। यही चीज बेटा यहाँ पे था, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग। एक मिनट,
एक और चीज आपको बताएं, जैसे मान लिया अगर हम आपसे कहें बेटा Hg2Cl2 को मैं हीट कहूं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? इसको बेटा हीट कहें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? डिस्प्रपोर्शनेट होगा, डिस्प्रपोर्शनेट होगा Hg प्लस HgCl2, डिस्प्रपोर्शनेट। अब मैं यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन लिखता हूं जो अभी मैंने बताया है ना। फाइनल कंक्लूजन बेटा, इनऑर्गेनिक वर्ल्ड में 7 आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करते, है ना, है ना। आयोडाइड्स ऑफ 7 metal cations do not exist. अरे स्पीकर बंद कर दे। जैसे इसमें है PbI4, कौन कौन? थैलियम 3 आयोडाइड, PbI4, बिस्मथ पेंटा आयोडाइड, क्यूप्रिक आयोडाइड, फेरिक आयोडाइड, ऑरिक आयोडाइड और AgI3 डू नॉट एग्जिस्ट। ये बेटा 7 आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करते। हालांकि आपसे मतलब के लिए, आपके मतलब के लिए ये हैं 1 2 3 4 5, ये 5 ही आपके मतलब का है, ठीक है बेटा। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था साइनाइड जो है किसका किसका एग्जिस्ट नहीं करेगा? लेड 4 है ना, साइनाइड एग्जिस्ट नहीं करेगा किसका? लेड 4 का और कॉपर 2 का। साइनाइड में PbCN4, CuCN4 twice do not exist, while ferric cyanide exists at room temperature. अब आप इतना बस सोच लो, एक काम चलता रहेगा, ठीक है बेटा। ये जो लास्ट में हमने लिखा इतनी आप सोचते रहो, आपका काम चलता रहेगा कि किसके आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करते हैं और साइनाइड किसके एग्जिस्ट करेंगे किसके नहीं करेंगे, ठीक है। हेलो Yes. स्टूडेंट्स। यस सर। यस सर। हेलो। हाँ, ये साइनाइड वाला तो हम इससे पहले भी बताते रहे हैं और यहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन रेट खत्म हो जाती है। अब लास्ट एक रिएक्शन की है, वो है हाइड्रोलिसिस। बहुत आसान, छोड़ दो। वो तो बहुत आसान नहीं, अब तो हम छोड़ने नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, हाइड्रोलिसिस बताना रह गया और हाइड्रोलिसिस के बाद में हाइड्रोलिसिस चलो ठीक है बता देंगे, इस मैकेनिज्म 2-4 की मैकेनिज्म बता देंगे आपको, बहुत आसान है हाइड्रोलिसिस। हाँ, हाइड्रोलिसिस के बाद फिर हम आप लोगों को, आज मैंने पता किया था अभी बेटा आपको सॉल्ट एनालिसिस की बुकलेट नहीं मिली, तो मैं आपको सर आपकी वॉइस लैग हो रही है। और Yes, sir. अच्छा
हाँ बेटा। अच्छा तो ये बताओ हमको बेटा, जैसे पेपर में लास्ट क्लास तक का रहेगा है ना बेटा, तो उसमें एक तो आप लोगों को आना चाहिए जैसे डिस्प्रपोर्शनेशन कहाँ कहाँ होगा। तो डिस्प्रपोर्शनेशन में मैंने 4 पॉइंट्स पढ़ाए हैं। एक है नॉन मेटल का डिस्प्रपोर्शनेशन। तो नॉन मेटल का डिस्प्रपोर्शनेशन एसिड में नहीं होगा, कि होगा? नॉन मेटल का डिस्प्रपोर्शनेशन अल्कलाइन में होगा, हो सकता है, और वाटर में हो सकता है। लेकिन सभी नॉन मेटल डिस्प्रपोर्शनेट नहीं करेंगे। कितने करेंगे? हेलो मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर करेंगे, और पानी में क्लोरीन, ब्रोमीन करेगा। हालांकि फ्लोरीन रिएक्ट करता है लेकिन वो डिस्प्रपोर्शनेट नहीं करेगा। एक तो ये मेन पॉइंट हो गया आपका, है ना। अच्छा, इसके बाद डिस्प्रपोर्शनेशन में दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था? मिक्स एसिड एनहाइड्राइड का, कि मिक्स एसिड एनहाइड्राइड एसिड और एल्कली दोनों में डिस्प्रपोर्शनेट करते हैं। और तीसरा हमने पॉइंट बेटा बताया था, कुछ आयंस डिस्प्रपोर्शनेट होते हैं। एक क्यूप्रस था। क्यूप्रस डिस्प्रपोर्शनेट होगा किसमें? क्यूप्रस आयन डिस्प्रपोर्शनेट करेगा बेटा किसमें? क्यूप्रिक आयन और मेटालिक कॉपर में। इसलिए इसमें बताया गया था कि फ्री क्यूप्रस आयन सर्वाइव नहीं करेगा। मर्क्यूरस के लिए हमने एक और बात बताई, मरकरी, एंड दिस गिव्स व्हाट? मर्क्यूरस। तो मर्क्यूरस डिस्प्रपोर्शनेट तभी करेगा जब ऐसा उसमें आयन डाला जाए जिस आयन के साथ कंबाइन करके मरकरी 2 एक बहुत ही इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनाए। और मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक जब भी किसी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो दोनों में बेटा सेम प्रोडक्ट रहेगा, लेकिन मर्क्यूरस में एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिलता है किसका? मरकरी का, है ना। एक और बात बेटा, डिस्प्रपोर्शनेशन, मेरी बात सुना बेटा, डिस्प्रपोर्शनेटेड प्रोडक्ट्स अल्कलाइन मीडियम में एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन एसिड के डालने पर, लेकिन अरे आवाज कहां सारी ये सेंस, लेकिन डिस्प्रपोर्शनेटेड प्रोडक्ट्स, आपको याद होगा कि डिस्प्रपोर्शनेट प्रोडक्ट अल्कलाइन मीडियम में सरवाइव करेंगे, लेकिन एसिडिक मीडियम में कम प्रपोर्शनेट कर सकते हैं। लेकिन तब जब बेटा एक में ऑक्सीडाइजिंग हो, दूसरे में, जैसे याद आपको होगा कि जब व्हाइट फास्फोरस को जब हम बेटा एल्कली के साथ हीट करते हैं, आपको याद होगा, वो डिस्प्रपोर्शनेट किया था ना। क्या बना था? बोलो, प्रोडक्ट बताओ। हेलो, PH3 plus H3PO4। PH3 और PH3 बनेगा, और क्या बनेगा? कौन से एसिड बनेगी? फॉस्फोरिक। नहीं, फास्फोरिक नहीं बनेगी बेटा। बेटा जब नॉन मेटल डिस्प्रपोर्शनेट करता है, नॉन मेटल जब भी डिस्प्रपोर्शनेट करेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन जो भी 0 है, तो एक माइनस जाएगा, एक प्लस जाएगा। तो माइनस कौन सा जाएगा? जो सबसे लोएस्ट नेगेटिव होता है ना, जो नेगेटिव वाला चला गया। प्लस में कौन सा लेके? जो सबसे पहला प्लस आता है, क्योंकि इसको लैटिमर डायग्राम से बताया था ना आपको, प्लस। तो फास्फोरस में +1 जाएगा, 1 जाएगा ना। H3PO2 बनेगा। H3PO2 एल्कली मीडियम में फिर रिएक्ट करके क्या बना देगा? NaH2PO2 बना लेगा। ठीक, ये आएगा। लेकिन फास्फोरस में डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं हो पाता, क्योंकि फास्फोरस की ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर नहीं होता है। इसके अलावा हमने एक और बताया था कि जो मैग्नेट आयंस है वो डिस्प्रपोर्शनेट करते हैं कब? अगर उसमें पानी डाल दिया जाए या एसिड डाल दिया जाए, लेकिन वो स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम में क्या होता है? सरवाइव करते हैं। इसलिए क्वांटिटेटिव कन्वर्जन के लिए
K2MnO4 को K1O4 में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम में। और फिर हमने कुछ हीटिंग इफेक्ट ऑक्सी एसिड का बेटा बताया। ऑक्सी एसिड में क्या था, जैसे सल्फ्यूरस हो गया, नाइट्रस हो गया, है ना, हाइपोक्लोरस एसिड हो गया, इनका हीटिंग दिखाते हैं। तो हमने क्या बताया था कि एक तो हाइड्राइड बनाना, एक एसिड बना लेना। लेकिन अगर हाइड्राइड और एक एसिड में रिएक्शन हो जा रहा तो रिएक्शन दिखा के फिर फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। जैसे हम आपको बता दें, सल्फ्यूरस एसिड को हीट किया तो H2S बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, H2S सल्फ्यूरिक एसिड के बीच फिर रिएक्शन हो जाएगा, सल्फर मिलेगा और SO2 मिल जाएगा। ऐसे ही नाइट्रस में क्या होगा, नाइट्रस को हीट करेंगे तो अमोनिया बनेगा, नाइट्रिक एसिड बनेगा। तो नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर देगा नाइट्रिक ऑक्साइड में, क्योंकि वहां नाइट्रिक एसिड ज्यादा है, नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेगा। ठीक इस तरीके से हमने डिस्प्रोपोर्शन कराया। और नाइट्रिक एसिड की इससे पहले सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ाया मैंने आपको। हेलो, यस सर। हाँ, और कहाँ पे दिक्कत है आपको? ये टेक्स्ट क्वेश्चन अब तो डिस्कस कर सकते हैं अभी। हेलो सर नेक्स्ट क्लास में। सर एक आज बार में करें? रिडॉक्स और आईएमआर सर हो गया रिवीजन? बता दीजिए कब होता है। और क्या बताएं, और क्या रिवीजन हो गया? देखो 5 मिनट के अंदर और क्या बता दो, वही तो मैं पूछा तुमको, और कहाँ दिक्कत है हमको बताओ। सर आईएमआर और रिडॉक्स की कंडीशन बता दीजिए कब कब होता है। देखो आईएमआर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होगा जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक पार्ट में ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर हो, दूसरे पार्ट में रिड्यूसिंग हो। जैसे PbO2, MnO2, CrO3, CrO5, इन सभी में आईएमआर हो सकता है। देखिए PbO2 हो गया, MnO2 हो गया, है ना बेटा, H2O3 हो गया, CrO3 हो गया, CrO5 हो गया। इन सब में देखो मैंने आईएमआर पढ़ाया है। देखो PbO2, MnO2, या ऐसा करें, इसका हटा दीजिए, इसकी जगह मैं रख दूं यहां पर Na2। ये सभी स्पीसीज इनको रखने में कोई दिक्कत नहीं है। इनमें आईएमआर या तो हीटिंग पे लाएं, या एसिड डाल दें। जैसे एसिड डालेंगे, एसिड रूम टेम्परेचर पे काम करेगा, लेकिन ये अगर आपके पास एसिड नहीं तो हीट लाना पड़ेगा। इसको एसिड डालेंगे तो क्या होगा, आप तभी याद करिए ना, PbO2 में जब आईएमआर होगा तो ऑक्सीजन बनेगी कि नहीं बनेगी बेटा? प्लस PbO, PbO एंड प्लस ऑक्सीजन। MnO2 में भी MnO प्लस ऑक्सीजन, लेकिन अगर एसिड है तो वो एसिड PbO के साथ रिएक्शन करके लेड का सॉल्ट बना लेगा और ऑक्सीजन बन जाएगी। MnO में MnO का सॉल्ट, MnO और एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेगा और ऑक्सीजन बनेगी। हाइपो में क्या होगा, एसिड डालने पर आईएमआर होगा, सल्फर बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। यही चीज बेटा ये वाला जो CrO5 है, ये सिर्फ एक्वस फेज में ही बेटा बनता है। तो अगर वहां एसिड है तो तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाएगा क्रोमियम 3 में। ये CrO3 ये हीटिंग कंडीशन पे कभी भी नहीं मिलेगी, मिल तो जाएगी लेकिन वो मतलब कहना आइसोलेट नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब ये है कि हीटिंग के दौरान मैं इसको आइसोलेट नहीं कर सकता, इतना नाजुक है, तुरंत टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। किसमें ब्रेक कर जाएगा? या तो एसिड हो तो डाल दीजिए आप, क्रोमियम 3 प्लस में आ जाएगा। अगर एसिड है एक्वस फेज में तो क्रोमियम 3 बन जाएगा। अगर हीटिंग पे लाते हैं तो बनेगा Cr2,3n प्लस ऑक्सीजन बनेगा। तो इस तरीके से आईएमआर हम लोग देखते हैं। और ठीक है ना, और बताओ बेटा कहाँ दिक्कत है आप लोगों को? सर 11th भी आएगा। 11th हटा दो, कोऑर्डिनेशन आप देखना शुरू करो।
सर इस बार तो पेपर टाइप्स ऑफ रिएक्शन से ही भरा होगा। अब पता नहीं बेटा, हो सकता है भी टाइप ऑफ रिएक्शन से भरा हो, हैं? हेलो, यस सर। हाँ हो सकता है, मे बी। हाँ, लेकिन ये है कि आप लोग, मैं जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, है ना, उन पे आप सोचें। जैसे इनको जैसे पढ़ा आपने, माने सपोज मान लिया किसी रिएक्शन को आप पढ़े, डिस्प्रपोर्शनेशन पढ़े, तो पहला आपको कैसे सोचना है कि डिस्प्रपोर्शनेशन कहां कहां होता है। और ऐसा नहीं कि एक कोई स्पीसीज जिन कंडीशन पे डिस्प्रपोर्शनेशन करता है, दूसरा स्पीसीज उन्हीं कंडीशन पर करेगा, मे और मे नॉट, क्योंकि स्पीसीज बदल गया, उसका केमिकल कैरेक्टर बदल गया, उसकी एसआरपी वैल्यू बदल जाएगी, एसआरपी वैल्यू बदल जाएगी, तो अलग कंडीशन पर वो डिस्प्रपोर्शनेट करेगा। सर यही सबसे बड़ी दिक्कत है। हाँ, इसीलिए तो मैंने डिवीजन किया है। डिस्प्रपोर्शनेशन के 4 पॉइंट बताए हैं। नॉन मेटल का अलग है ना बेटा, मिक्स एसिड एनहाइड्रेट का अलग, डी ब्लॉक के आयन का अलग, और लास्ट में ऑक्सी एसिड का अलग। यस सर। इन्हीं 4 हेड में आप सोचिएगा, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे मैंने पी ब्लॉक के बहुत थ्योरेटिकल पार्ट में डिस्कस कर दिए। सल्फ्यूरिक एसिड ये सब पढ़ा के हमने, मतलब ये मान के चलिए पी ब्लॉक की बहुत कंसेप्चुअल पार्ट डिस्कस कर दिए। हमको अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पी ब्लॉक में, बस आपको बताना पड़ेगा, देखो बेटा यहाँ पर ये हो रहा है, ऐसे सोचेंगे इसको इस तरीके से सोचेंगे, है ना। और ये ऐसा नहीं कि आज हमने पढ़ा, यही जो हमने पढ़ा यही बराबर लगातार यूज होगा। जैसे हमने जब आपको कोऑर्डिनेशन पढ़ाया था ना, तो जैसे पहले दिन हमने बता दिया बेटा देखो इथाइलिन डायमीन है, डेंसिटी 2 है, 5 मेंबर रिंग बना था। उस समय सोचा यार ये कितना टिपिकल स्टेप, कहाँ तक याद करेंगे, ग्लाइसिनेट है, भगवान जाने से क्या क्या है। आज उसी को बार बार हमने पूरे कोऑर्डिनेशन भर में हमने जब भी डाइडेंटेट की बात आती ज्यादातर ई नहीं यूज करते हैं, नहीं करते हैं, हमको बताओ। अनसिमेट्रिकल में ग्लाइसिनेट यूज कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम आगे, भाई हम जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो नॉन मेटल पढ़ेंगे ना, कि बेटा चलो बोरान पढ़ते हैं। हमने कहा बेटा बोरान पढ़ते हैं, चलो बताओ बोरान की रिएक्शन NaOH के साथ, तो आपका क्या जवाब होगा? होगी नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि बोरान रिएक्ट ही नहीं करता है NaOH के साथ। NaOH के साथ सिर्फ 5 एलिमेंट है, वो डिस्प्रपोर्शनेट करते हैं, नहीं है। वाटर के साथ बेटा नहीं करेगी, एसिड के साथ हाँ कर जाएगी। कौन से एसिड? ऑक्सीडाइजिंग एसिड, खत्म। कितनी रिएक्शन इसमें बना लो, ठीक है ना। हमने कहा बेटा चलो सल्फर की रिएक्शन बताओ, है ना। हमने कहा बेटा सल्फर की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, आपने तुरंत बता दी। हमने कहा बेटा सल्फर की रिएक्शन NaOH के साथ, सल्फर की रिएक्शन वाटर के साथ, सल्फर की रिएक्शन क्लोरीन के साथ, बताओ क्या होगा। क्लोरीन, फिर आप क्या सोचो सर आपने तो पढ़ाई नहीं, हम सोचेंगे कैसे। क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग बेटर है देन सल्फर, तो क्लोरीन सल्फर को ऑक्सीडाइज कर सकता है, HCl2 बना सकता है। HCl2 हमने देखा भी है, केमिकल बॉन्डिंग में खूब स्ट्रक्चर बनाए उसके भाई, है नहीं। तो ये बातें बेसिक हैं और इनको हम बार बार रिवाइज कराएंगे। अभी आपको बेटा लगता जरूर होगा कि मैं कैसे रिटेन करूंगा, लेकिन सच्चाई ये है कि इनको रिटेन ये स्टेप्स में ग्रेजुअल आएंगे, एक बार ओवरनाइट नहीं आएंगे बेटा, है ना, ओवरनाइट नहीं आएंगे। और ये भी हमने आपको बता दिया कि अगर आपने अब तक हमने जो पढ़ाया है, अगर आपने 40% भी गेन कर लिया है, तो ये इस बात की गारंटी है कि अभी जब 2 पार्ट और इसके स्टेजेस आएंगे, 2 के पार्ट के बाद गारंटी है कि ये 70% तक 100% पहुंच जाएगा, 70% तक पहुंच जाएगा, और तब आपको कंफर्ट जोन में आओगे, बहुत अच्छा फील होगा। और इसीलिए आपको बता दें जब ऑफलाइन क्लासेस होती है तो शुरुआत में सॉल्ट एनालिसिस पढ़ने के बोर्ड में बच्चा सीना चौड़ा करके आता है, 150-200 बच्चे आते हैं, यार DSR सॉल्ट एनालिसिस पढ़ाने जा रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। 200 बच्चा आ गया, 1 महीने बाद पता लगा 70 लोग बच्चे उसमें, बाकी सब भाग गए।
70 भाग गए, 70 बचे। अब 70 का धीरे धीरे करके वो टिके रहते हैं, उनमें से 50-60 मतलब बहुत अच्छा करते हैं, और अच्छा करने का मतलब उनका अच्छा, और जो निकल जाते हैं फिर सोचते हैं कि यार चलो यार अगले साल तो जब नहीं हुआ 13 में बढ़िया से पढ़ेंगे सॉलिड, तो जब अगले साल आते हैं तो कहते हैं सर इस बार हम सॉलिड से बहुत मेहनत करेंगे। करना बेटा, कहने बॉन्डिंग हमारी तैयार है, कोऑर्डिनेशन तैयार है, मेट्रोलॉजी तैयार है, सॉल्ट रह गया था और इस बार सॉल्ट पढ़ेंगे बढ़िया से। तो ठीक है, उस साल बच्चे मेहनत करते हो निकल भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मतलब आपको बता रहे हैं कि हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो ये, तो आप लोग करते जाएं, पढ़ते जाएं, हिम्मत न हारे, मैं तो यही कहूँगा, है ना। यस सर। बढ़िया होगा, और हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं और आपके सपोर्ट में हैं, इसलिए आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, है ना बेटा। यस तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, मैं तो यही कहूँगा, है ना। हाँ, आप हौसला अच्छा रखें, अच्छा होगा सब बढ़िया। ओके सर एक बार लेफ्ट और राइट ब्लॉक वाला भी बता दीजिए ना बेटा। लेफ्ट ब्लॉक में क्या होगा, जितने भी नॉन मेटल हैं उनके ऑक्सीएसिड में ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर नहीं होता है, ना ही उनके ऑक्साइड में ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर होता है, ठीक है। मतलब उनके ऑक्सीएसिड ऑक्साइड को हीट करने पर कभी भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जबकि राइट ब्लॉक में नॉन मेटल में उनके ऑक्सीएसिड में ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर मिल सकता है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर का पीएच डिपेंडेंसी है बेटा, है ना। और हाइड्राइड नॉन मेटल के हाइड्राइड में रिड्यूसिंग रेट तो दो आते ही, अमोनिया हो गया, फास्फीन हो गया, HCl HBr में रिड्यूसिंग रेट तो मिलता ही मिलता है। और वो कितना अच्छा कंक्लूजन है, पूरा यूज बहुत ज्यादा यूज हुआ कि नहीं यूज हुआ, लेफ्ट ब्लॉक एंड राइट ब्लॉक करके। यस सर। तो ओके स्टूडेंट्स, गुड नाइट। गुड नाइट सर। थैंक यू सर।